फोकसिंग गड़बड़ लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। लिखे, आप लोग भी लिखते जाइए। लेखक का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी और जायसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम भार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। इसके बाद लिखिएगा जायसी का जन्म सन 1492 ईस्वी के आस पास हुई थी। चलिए, उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान पर पिता मलिक शेख ममरेज इसके बाद जायसी ग्रुप को गाने थे। इनके बाद लिखेंगे उन्हें बाएं ब्लड गिरा, दांत थड़थड़ाएगा। कान से भी कम सुनाई पड़ता था। उन्होंने 21 रचनाओं का उल्लेख किया है। निर्गुण के बाद क्या लिखा सर? हिंदी चैप्टर चल रहा है। चैप्टर का नाम कड़बक है और लेखक का नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। जायसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम भार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है। इनके बाद जायसी का जन्म सन 1492 ईस्वी के आसपास हुआ था। कोई निश्चित नहीं था इनका। अच्छा, हुई थी। उनके बाद बोलता है उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान पे, उत्तर प्रदेश में कोई जायस नामक स्थान होगा, वहाँ पे हुआ था। पिता मलिक शेख ममरेज था। जायसी क्रूप वो काने थे। जायसी को जो है ना बचपन में ही ये हो गया, चेचक हो गया था। चेचक होने की वजह से यह क्रूप हो गया था। वो पहले जो चेचक होता था ना, एकदम गड्ढा कर, यहाँ से हुआ नहीं, गड्ढा कर इससे ये नौक में कर इससे कर देता था। और काना तो आप समझ रही हैं, कान से दिखाई देना को काना बोलते हैं। ठीक है। उन्हें बाएं कान से भी कम सुनाई पड़ता था। बायां कान जो था उसका सुनाई बहुत कम पड़ता था। बोलता है कि उन्होंने 21 रचनाओं का उल्लेख किया। रुकिए रुकिए। में से
पद्मावत, पद्मावत लिखिए, पद्मावत, अखरावट, अखरावट, आखिरी कलाम, कलमा का म लीजिए, आखिरी कलाम। इसके बाद कहर, कहरा, कहरनामा, कहरनामा, कहरनामा। चलिए, इसके बाद है चित्र रेखा, चित्ररेखा आदि। चलिए यहां तक लिखिए। मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु 1548 के करीब, 1548 के करीब लिखेंगे हुई थी, 1548 के करीब हुई थी। एक बार पढ़ देते इसको, देखिए। उनमें से पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्रलेखा आदि इन्होंने लिखा था। इसके बाद मृत्यु इसका हो गया था 1548 के करीब। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेही कवि सुनी। ठीक है, आप लोग लिख लिए हैं। अब रुकिए, कलम बंद कीजिए, इसको स्टेप बाय स्टेप समझिए, क्योंकि कविता है ये, कहानी नहीं है ना, जूठन नहीं है, सुना दिए। याद देखिए, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, है ना, सो बिमोहा जेही कवि सुनी। कवि इसमें कहते हैं, है ना, कौन कवि कहते हैं? जायसी कहते हैं इस कविता को लिख के, इस दोहा को लिख के, कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक नैना वाले जो हमारे कवि हैं, क्योंकि कवि को तो एक ही आंख था, क्योंकि एक आंख से तो काने थे वो, तो बोलते हैं कि एक नैना का कवि होते हुए भी कवि कहते हैं कि उसमें इतना गुण पाया जाता है, उसमें इतना गुणी था वह, कि जिसके वजह से सोई बिमोहा जेही, है ना, कवि सुनी। जिन लोगों ने उनके दोहा को सुना, जिन लोगों ने उनके बानी को सुना, सभी लोग उनके ऊपर क्या हो गए? मोहित हो गए। क्या हो गए? मोहित हो गए। और उसकी कविता को, उसकी वाणी को क्या करने लोग? सुनने लगे। तो इसका शाब्दिक अर्थ में हम लोग लिखेंगे कैसे? इसको हम लिखा देंगे, पर इसको बार पढ़ा देते हैं, उसके बाद लिखाएंगे। बोलता है एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक नैना के जो हमारे कवि थे, है ना, वह बहुत ही गुणवान थे, बहुत ही गुणवान थे। बोलता है सो बिमोहा जेही कवि सुनी, जिन जिन लोगों ने उसके कविता को सुना, वो उसके तरफ क्या हो गया? मोहित हो गया। लोग उसके ऊपर क्या हो गया? मोहित हो गया। चलिए इनको पढ़ रहे हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है चांद जैस जग विधि अवतारा, चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्हीं उजियारा। कवि इस दोहा से ये कहना चाहता है हम लोगों को, कवि ये कहना चाहता है, लेखक ये कहना चाहता है कि चांद में भी दाग पाया जाता है, चांद में भी दाग पाया गया है, लेकिन वह फिर भी चांद क्या होता है? चमकता है। चमकता है ना? क्यों चमकता है चांद? अपने गुण के कारण। उसमें एक विशेष प्रकार का गुण है ना, चांद में, जो कि दाग रहते हुए भी, है ना, वह उजियारे, अंधेरा को क्या कर देता है? उजियाला कर देता है। ठीक उसी तरह से है ना, हमारे जायसी साहब हैं, जायसी साहब में भी, है ना, कमी पाया गया है ना, कमी पाने के कारण भी वह क्या है? पूरे दुनिया में फैला हुआ है, उजियाले के तरह, गुण के तरह। क्यों? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? गुण। अब हम लोग लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे कि मोहम्मद जायसी कहना चाहते हैं इस पंक्ति से कि चांद में दाग रहते हुए भी वह चमकता है, उसमें गुण है, क्योंकि उसमें गुण पाया जाता है, इसलिए वो क्या होता है? चमकता है। ठीक उसी प्रकार हमारे कवि में भी गुण है ना, एक आंख के काने होते हुए भी, है ना, बहरे होते हुए भी, यह सभी जगह उजियारे के तरह, प्रकाश के तरह फैल गया।
किसकी वजह से? गुण की वजह से। अगर इसमें गुण नहीं रहता तो ये भी आदमी नहीं फैल पाता। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, जग सूझा एक ही नैना, ये तीसरा पार्ट है, तीसरा पॉइंट बोलता है जग सूझा एक ही नैना, उबा सुख अस नथखन महा। इस पंक्ति में कवि हम लोगों को कहते हैं कि जग सूझा एक ही नैना, हमारे जो कवि हैं उनका एक ही आंख है और एक ही आंख से वह पूरे दुनिया को क्या करता है? देख लेता है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? गुण। बोलता है अब उबा सुख अस नथखन मन्ना महा, मतलब कि इसका मतलब हुआ कि जिस प्रकार एक शुक्र तारा, एक ध्रुव तारा अकेला रहते हुए पूरे आकाश में वह सभी तारा से क्या है? अलग है। देखिए, ध्रुव तारा दिखाई देता है सब तारा से अलग, वह सब तारा है, सब तारा झिलमिल झिलमिल करता है, लेकिन ध्रुव तारा ऐसा ध्रुव तारा है कि वह अकेला नजर आता है और सबसे ज्यादा बड़ा नजर आता है और सबसे झिलमिलाता नजर आता है। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? है ना, जग सूझा एक ही नैना, बोलता है जग सूझा एक ही नैना, हमारे कवि को एक ही आंख है ना, और एक ही आंख से सारे दुनिया को देख लेते हैं, सारे पृथ्वी को देख लेते हैं, सारा चीज उसको दिखाई दे देता है, क्योंकि उसमें बहुत गुण पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे यहाँ एक शुक्र तारा होता है, ध्रुव तारा होता है, जो सभी तारा से अलग होता है, क्योंकि उसमें एक विशेष प्रकार का क्या होता है? गुण होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, हम लोग अब 4 नंबर पढ़ेंगे। 4 नंबर में है, 4 नंबर में है, जो लम्ही अम्बही डाब न होई, है ना, तो अही सुगंध बसाई न सोई। एक एक वर्ड को समझिए। बोलता है जो लही अम्बही डाब न होई, डाब का मतलब होता है मंजर में एक डाब पाया जाता है। आम का मंजर देखें, आम का मंजर जब आता है तो गोल गोल हरा हरा डाब निकलता है। उसके बाद बोलता है तो लही सुगंध, तो लही सुगंध, है ना, बसाई न सोई। लेखक कहना चाहते हैं इसमें कि जब तक आम के वृक्ष में, जब तक आम के वृक्ष में मंजर नहीं आता, जब तक आम के वृक्ष में मंजर नहीं आता, तब तक उस आम का वृक्ष का वैल्यू नहीं है। जैसे उसमें मंजर आ जाता है उसका वैल्यू बढ़ जाता है। जैसे देखिए, जब आम में मंजर आता है, नुकीला नुकीला निकल जाता है मंजर डाब के तरह, आप उसके बगल से गुजरिएगा, सुगंधित लगेगा, है ना, परफ्यूम लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें गुण आ जाता है। तो ये बोलता है लेखक कि जब आम के डाल में, है ना, आम के वृक्ष में जब तक मंजर नहीं आ जाता, है ना, तब तक उस आम का पौधा का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे उसमें जैसे आम के वृक्ष में, है ना, मंजर आ जाते हैं, डाब निकल जाते हैं, नुकीले नुकीले हो जाते हैं, तो वह जो वृक्ष है वह सुगंधित देने लगता है और आसपास के लोगों को अपनी ओर क्या कर लेता है? मोहित कर लेता है। किसके कारण? गुण के कारण। अगर उसमें गुण नहीं होगा तो फिर देखिए, हम लोग आम के बगीचा से भी जाएंगे, कोई कुछ बोलेगा, लोग नहीं बोलेगा क्या नहीं जा रहा बगीचा। लेकिन अगर जरा सा सोचो, अगर उसमें मंजर आ जाता है, सुगंध हो जाता है, जैसे हम लोग बगीचा घुसते हैं या आम के वृक्ष से घुसते हैं, है ना, निकलते हैं, गुजरते हैं, तो लगता है क्या? सुगंधित हो रहा है। हम लोग बोलते ओह बेजोड़, मतलब सुगंध कर रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो किसके लिए जाना जाता है? सुगंध के कारण। उसी तरह हमारे, है ना, लेखक जायसी जो हैं जाने जाते थे किसके वजह से? गुण के वजह से। देखने के वजह से नहीं, देखने में तो वो कुरूप थे, काने थे, कान भी नहीं था, ये ऐसे था, ये इसका आता पता नहीं था, लेकिन फिर भी वो चमक गए कि आज हम लोग उसके लिखे हुए कविता को, है ना, पढ़ रहे हैं। किसके वजह से? गुण के वजह से। कविता का 5 नंबर पढ़ रहे हैं। कितना नंबर पढ़ेंगे? 5 नंबर। देखिए 5 नंबर में लिखा हुआ है, किन्न समुद्र पानी जो खारा, है ना, तो अति भयु असूझ अपारा। लेखक कहना चाहते हैं इस पंक्ति से, कि समुद्र का पानी खारा होने की वजह से जाना जाता है। अगर समुद्र के पानी में खारा ना होता, लोग समंदर को भी सुखा देता। जैसे देखिए हम लोग गंगा देखिए, जब गंगा देखिएगा बैसाख में, जब धूप, बैसाख जेठ समझ रहे हैं ना, तो गंगा को नाला बना देता है। लोग पानी पटा रहा है, तारबूज में पानी पटा रहा है, मकई में सुखाते सुखाते एकदम करीब ला देता है। तो वही बोलता है
कि अगर समंदर के पानी में खारा ना होता तो समंदर को भी लोग क्या कर देते, सुखा देता। अब बोलता है इस कविता में कि समंदर का पानी जाना जाता है, पहचाना जाता है, किसके वजह से, खारा होने के वजह से, क्योंकि समंदर के पानी में क्या पाया जाता है, खारेपन पाया जाता है। आप उसका प्रयोग सभी जगह नहीं कर सकते हैं। अगर समंदर के पानी से फसल को पटा दिए, सुबह नजर नहीं आएगा एक को फसल, उसमें नमक पाया जाता है, उसको क्या करेगा, गला देगा, है ना। इसलिए देखिए समंदर का पानी उबाब करता है, लबालब करता है, कोई बोरिंग लगा के पटाता है किसी फसल में, नहीं। गंगा का पानी सबको, जो दीरा में लोग रहता है सब बोरिंग लगा देता है, सब मशीन लगा के पटाता है अपना। वो लोग पटाता होगा, पूछे, सब पटाता है, मकई जौ बाजरा पटाता है। हाँ, तो बोलता है कि किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, समुद्र का पानी को जाना जाता है ना, किसके वजह से, खारेपन के वजह से, क्योंकि उसमें क्या, किस चीज का गुण है, खारेपन का। अब बोलता है ते अतु अबु असुज अपारा, और वह खारेपन की वजह से जाना जाता है, क्योंकि उसमें विशेष प्रकार के गुण होता है, किस चीज का, खारापन का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जौ समेरु तिलसुल विनाशा, जौ समेरु तिलसुल विनाशा, भा कंचन गिरी लाग आकाशा। कवि देखिए कितना बड़ा बात बोला इसमें। कहना चाहते हैं हम लोगों को कि इसमें लेखक कहते हैं कि समेरु, तिलसुल, तिलसुल का मतलब तिलसुल, विनाशा का मतलब विनाश हो जाना, और समेरु का मतलब होता है पर्वत। अब बोलता है कंचन गिरी, कंचन गिरी, गिरी का मतलब पर्वत, लाग आकाशा। बोलता है कि जब तक शंकर भगवान का तिलसुल, जब तक शंकर भगवान का तिलसुल समेरु पर्वत में नहीं लगता है, नहीं सटता है, तब तक वो सोने का नहीं बन सकता। बोलता है क्या कि जब तक समेरु पर्वत में, है ना, शंकर भगवान का तिलसुल नहीं सटता है, तब तक वह सोने का नहीं बन सकता। लेकिन अब कहा गया है कि समेरु पर्वत में कुछ ऐसा गुण पाया जाता है कि जैसे शंकर का तिलसुल उसमें सटेगा, वह पर्वत विनाश हो जाएगा, टूट जाएगा, और वह टूट के किसमें बदल जाएगा, सोना में। किसमें बदल जाएगा, सोना में। चलिए आगे बढ़े। कितना नंबर होगा, 7 नंबर। अब हम लोग 7 लाइन पढ़ते हैं, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। इस लाइन में कहता है कि जौ लही घटी कलंक न पारा, है ना, जौ लही घटी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। देखिए लेखक कहना चाहते हैं इस दोहे से कि जब तक सोना को किसी बर्तन में नहीं पिघलाया जाएगा, तब तक उससे अच्छा आभूषण नहीं बनता। अगर मान लीजिए आपको पायल बनवाना है, तो सोना जो धातु है उसको हम लोग किसी बर्तन में क्या करते हैं, पिघलाते हैं, और पिघला के तब क्या करता है, उसका पायल, नाक का, कान का, हाथ का, जो भी बनाना है लोग बनाता है, कठिन से कठिनदार बनाता है। लेकिन कब, जब उसको पिघलाता है तब, जब उसको आग में तपाता है तब। ऐसे बिना आग में तपे हुए, बिना पिघले हुए, है ना, उससे अच्छा सामान नहीं बन सकता है। ठीक उसी तरह कांच होई ना कंचन कारा। ठीक उसी तरह अगर आपको अच्छा बनना है, अगर आपको जीवन में नाम कमाना है, अगर आपको अच्छा आदमी बनना है, तो आपको भी सोना के तरह तपना पड़ेगा, सोना के तरह पिघलना पड़ेगा, सोना के तरह मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं। जैसे कि जायसी कुरूप होते हुए, काने होते हुए, कलूठे होते हुए, गूंगा होते हुए, बोंगा होते हुए, बहरा होते हुए, उसमें बहुत सारा गुण था जिससे लोग उसको क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक हम लोगों को भी अगर सोना के जैसा चमकना है, सोना के जैसा आभूषण बनना है, तो आपको भी सोना की तरह तपना पड़ेगा, तभी आप अच्छा बनिएगा। और तपने के लिए आपको जलना पड़ेगा आग में जलना बराबर कठिन मेहनत करना। अगर आप कठिन मेहनत कीजिएगा, आप भी नाम कमाइएगा, आप भी ऊंचे पद पे जाइएगा। ये कवि कहता है हम लोगों को कि जिस तरह से सोना से अच्छा आभूषण को बनाने के लिए उसको तपना पड़ता है, पिघलाना पड़ता है आग में, तब अच्छा धातु बनता है, अच्छा आभूषण बनता है। ठीक मनुष्य को अच्छा बनने के लिए, अच्छा काम करने के लिए उसको भी मेहनत करना पड़ेगा।
उसको भी आग में तपना पड़ेगा। अब बुलाएंगे आपको 12 बजे, नहीं सर धूप लगता है। कंपटीशन के बच्चे को धूप नहीं लगता, जाके मार्केट में देखिए, क्योंकि उसको नौकरी लेना है। नौकरी हो जाएगा तो एसी लगा लेगा घर में, कार वाला से नहीं चलेगा। लेकिन अभी आप धूप को नहीं लगाना है, सोचिए धूप नहीं है, मेहनत कीजिए।